2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू के साथ लड़ करके उसी भारतीय जनता पार्टी को जो 2014 में बड़े जनाधार के साथ लोकसभा में चुनाव में आई थी, उसे मात दे दिया और बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया। आरएलएसपी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी उसके साथ थी और बड़ी मजबूती के साथ लड़ी और अंततः 2015 में जो रिजल्ट आया वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार 71 सीटों पर आ गए, लेकिन वादे के मुताबिक लालू प्रसाद ने उन्हें मुख्यमंत्री की सत्ता में आते ही लालू प्रसाद और उनके पुराने जो लोग थे वो आग अंततः जागृत हो गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में हम जो खबर लेकर के आए हैं, सहसा उस खबर पे आपको भरोसा या विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम कई बार बता चुके हैं आपको कि ये सियासत है और सियासत में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं होती है, न दोस्ती न दुश्मनी। एक बार फिर से 2025 के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। लेकिन इन तैयारियों में अभी भी नाव बीच में हिचकोले ले रही होगी। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले तक, आज से 3 महीना पहले तक गंगा में जरा भी पानी नहीं था, लगता था कि गंगा सूख जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अचानक से बाढ़ आ गई है। ये अप्रत्याशित नहीं है, हर साल ऐसा होता है, कभी कम या कभी ज़्यादा। उसी तरह से जब जब चुनाव आते हैं तो बाढ़ आता है और इस बाढ़ में बहुत कुछ बह करके निकल जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में, और बिहार की राजनीति इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और बिहार ने इस देश का मिजाज सेट किया है। मिजाज क्या सेट किया है? तो जिस अनुपात में बिहार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक अलग नज़रिए से दिखाया है, 2019 के बनिस्पत अगर देखा जाए तो वही देश ने भी किया है। और पहली बार 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका, चंद्रबाबू नायडू की भूमिका, ये सारी भूमिकाएं हम आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो हम आपसे बात करने आए हैं ये बिहार से पूरी तरह से बेस्ड है, बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है ये हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की। आंकड़े आपके पास हैं, इतिहास के पन्नों को यदि पलट करके आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब नीतीश कुमार ने 2005 के फरवरी में सरकार बनाने की कोशिश की थी तो वो नाकामयाब हो गए थे और कारण सबको पता है। लोक जनशक्ति पार्टी ने तब शर्त रख दी थी कि मुस्लिम को आप बिहार का मुखिया बनाइए। नीतीश कुमार तैयार नहीं थे और उसका नतीजा आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके फिर अक्टूबर में चुनाव लड़े और अक्टूबर के चुनाव में नीतीश कुमार को सफलता मिली। ये सफलता क्या थी ये हम आपको बता रहे हैं कि 2005 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल, जो कि पिछले 15 सालों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रही, उसे 54 सीट मिले, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड को 88 सीटें मिली। ये सीटें फरवरी से बहुत ज़्यादा अधिक थी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें मिली और दोनों ने मिल करके एक सरकार बनाई जो अस्थाई सरकार बनी। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ 1996 से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि बीच के 2015 के चुनाव की अगर बात करें तो 2015 में वो अलग चुनाव लड़े थे, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां थी, जो 27 सीटों पे जीत करके 2005 के फरवरी में लोक जनशक्ति पार्टी अपने आप को शहंशाह समझ रही थी, वो अचानक से 10 सीटों पे आकर के गिर गई और उसका अस्तित्व एक तरह से समझिए तो सरकार में न रहने का, न सरकार के विरोध में किसी भी तरह का नहीं रह गया था। स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई या फिर नियति की यही डिमांड थी, इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम चर्चा अगर इसके बाद करें तो नीतीश कुमार ने 5 से 10 तक अपने आप को इस तरह से ढाला और बिहार में इस तरह का शासन किया कि बिहार के लोगों ने आंख मूंद करके नीतीश कुमार पर भरोसा किया और 2010 में 115 सीटें नीतीश कुमार को दे करके और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को 91 सीट दे करके 91 सीट दे करके ये तय कर दिया कि आने वाले 10 साल यानी 5 साल तो बीत चुका था और आने वाले 5 साल यानी 2015 तक मजबूती के साथ नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे और नीतीश कुमार सरकार जब चलाएंगे
तो बिहार का विकास होगा। सरकार चलनी भी शुरू हो गई। 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश कुमार ने किया था, लोगों को लगा था कि 2010 के बाद जब नीतीश कुमार दूसरी पारी में आएंगे तो और बेहतर शासन चलाएंगे। लेकिन आपको पता है कि बीच में ही एक बड़ा अवरोध आ गया, ब्रेक लग गया, और ये ब्रेक था 2013 में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के साथ साथ अब प्रधानमंत्री भी बनने का ख्वाहिश अंदर से जग चुका था, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी सहित उनके ही कई साथी कह रहे थे कि आप में तो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, आप बिहार में क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों का निजी स्वार्थ था और कुछ लोग चने की झाड़ पे चढ़ा रहे थे। नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है, नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेते हैं। अब ये पूरी कहानी आपको समझ में आने लगी होगी। जिस कहानी का प्लॉट हमने तैयार किया है, उस कहानी में भारतीय जनता पार्टी का खेल समझकर नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या पाला बदलेंगे, क्या फिर से 10 साल पुराना वाला इतिहास दोहराएंगे। क्या है इतिहास हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2010 में 2005 से बेहतर परिणाम लाने वाले नीतीश कुमार, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल मात्र 22 सीटों पर अटक गई थी, जो 54 सीटें लेकर के आई थी 2005 में। 2010 में 115 सीटें, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, नीतीश कुमार को आया था। ये 91 सीटें, 91 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी को, और 3 सीटों पे आकर के लोक जनशक्ति पार्टी ठहर गई थी, और 4 सीट कांग्रेस को आया था। अब इसके बाद आप समझिएगा कि 243 विधानसभा में जरूरत कितने की है? 122 की। 122 का आंकड़ा यदि आप टच कर जाते हैं, ये मैजिक आंकड़ा आपको आ जाता है, तो आप सरकार बनाने के अधिकारी हो जाते हैं। नीतीश कुमार के पास 115 विधायक थे, और जोड़ तोड़ करके दाएं बाएं करके नीतीश कुमार तैयारी शुरू कर चुके थे। 2013 में जब एनडीए से अलग हुए तो उनको 22 विधायकों का समर्थन कांग्रेस, और 22 और 4 जो उनके पास थे 26 विधायकों का समर्थन देकर के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की सरकार को जीवित रखा। और ये क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर आए थे और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टक्कर दिया था। ये समझ रहे थे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल कि अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और इसलिए उनको बिना शर्त समर्थन किया 13 से लेकर के 15 तक सरकार चली। इस बीच में 2014 का चुनाव आया। यहाँ आपको पता है कि एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाने के बाद भी नीतीश कुमार फेल हो गए, और नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख करके आए थे, वो चकनाचूर हो गया। 2 सीटों पे आकर के टिक गए 2014 के लोकसभा चुनाव में। बड़ी भारी किरकिरी नीतीश कुमार की हुई, और नीतीश कुमार ने इस किरकिरी का जिम्मेवारी लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। उसके बाद की कहानी आपको पता है, वो कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता रहा हूं कि 2015 में ने इस किरकिरी का जिम्मेवारी लेते हुए जीतन राम मांझी को विधानसभा का चुनाव हुआ, और इस विधानसभा के चुनाव में एक नई कहानी, एक नया माहौल बना, एक नई गठबंधन बनी, और उस गठबंधन का मुखिया लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को घोषित करते हुए दही का टीका लगा करके उनको महागठबंधन का नेता मान लिया। नीतीश कुमार चाहते भी यही थे। नीतीश कुमार को पता था कि 2014 में क्या हुआ है। नीतीश कुमार ये भी बात जानते थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अगर कड़ी टक्कर देनी है तो लालू प्रसाद का साथ जरूरी होगा, और कांग्रेस को साथ रखना पड़ेगा। चाहे जितनी भी बातें हों, लेकिन एमओआई समीकरण लालू प्रसाद के पास अभी भी जीवित था। भले ही वो 22 सीट जीत करके आए हों 2010 में, लेकिन उनका एमओआई समीकरण उनके साथ था। हाँ, एमओआई समीकरण भी एक प्रयोग जो नीतीश कुमार ने किया था, उसे 2010 में आजमाना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही पाला बदला, वैसे ही फिर से जो लालू प्रसाद का एमओआई समीकरण था, वो लालू प्रसाद के पास वापस आ गया, और ये बात नीतीश कुमार समझ चुके थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू के साथ लड़ करके उसी भारतीय जनता पार्टी को, जो 2014 में बड़े जनाधार के साथ लोकसभा में चुनाव में आई थी, उसे मात दे दिया और बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भरोसा नहीं था कि वो सत्ता पर नहीं बन सकेगी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ कई घटक दल शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी थी, आरएलएसपी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी उसके साथ थी, और बड़ी मजबूती के साथ लड़ी। और अंततः 2015 में जो रिजल्ट आया वो आपको अच्छी तरह से मालूम हुआ। नीतीश कुमार भी नंबर 1 पे नहीं आ सके।
2010 छोड़ करके नीतीश कुमार नंबर 1 पर आने की कल्पना ही सिर्फ कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार 71 सीटों पर आ गए, लेकिन वादे के मुताबिक लालू प्रसाद ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। हालांकि उनके परिवार में और उनके समर्थकों में इस बात को लेकर के भारी विवाद था कि नीतीश कुमार को नहीं बल्कि 80 सीटें हमारे पास आई हैं, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजनीति में प्रवेश कराया गया था और दोनों 2015 से राजनीति में अपना श्रीगणेश किए थे। नीतीश कुमार का उंगली पकड़ के चलते चलते अचानक नीतीश कुमार ने 2017 में ये समझ लिया कि अब आगे चलना मुश्किल है और उनको लिए सरकार चलाना अब कठिन होता जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुके थे। सत्ता में आते ही लालू प्रसाद और उनके पुराने जो लोग थे वो अंततः जागृत हो गए, फिर से पुराने ढर्रे पर लोग चलना शुरू हो गए और नीतीश कुमार परेशानी महसूस करने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने पाला बदल दिया है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास आए, 2019 का चुनाव लड़ा, 2020 का चुनाव लड़ा और फिर हम विधानसभा की जब बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो 2020 का चुनाव आपको जरूर समझना पड़ेगा। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2010 में चुनाव जीत करके 2015 में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, 2015 में लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ करके लालू प्रसाद को धोखा दिया, तो 2020 के चुनाव में भी जीत करके धोखा दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये सोच बिल्कुल सच साबित हुआ जब 2022 में नीतीश कुमार अलग चले गए एनडीए छोड़ करके। ये आने जाने का सिलसिला नीतीश कुमार का चलता रहा और इसी बीच में 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी, हालांकि ये शुरुआत तो नीतीश कुमार ने किया था, वो चाहते थे कि एलजेपी को अगर बाहर कर देते हैं तो 25 सीटें उनके हाथ में रहेगी और उस 25 सीटों पे जब 120 से ज़्यादा सीटों पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो उसमें से अधिकांश जीत करके आएंगे, तो उनके पास सरकार बनाने का जो मैजिक आंकड़ा है वो रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर फिर अल्टी पल्टी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए ये जरूरी था कि लोक जनशक्ति पार्टी को बाहर कर दें। अगर जो लोक जनशक्ति पार्टी तब चुनाव में लड़ती तो हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को जो 75 सीटें आई हैं और 30-35 सीटें यदि मिल गई होती लोक जनशक्ति पार्टी को, जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बना सकती थी। 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त हुआ राष्ट्रीय जनता दल को, 75 सीटें जीत करके आए थे, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी कि करीब 10 सीटों से वो पीछे रह गए थे। उनके गठबंधन को 115 सीटें आई थी और 115 सीटों में अगर देखा जाए तो जिन 11-12 सीटों पे 1000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी, अगर वो आ जाता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते। लेकिन जो 2015 में बिहार की जनता ने झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को, जिसे 2014 में सर आंखों पे बिठाया था, वही हुआ। तेजस्वी यादव के इतना सब कुछ होने के बाद 2020 में बिहार की जनता ने साथ नहीं दिया और वो सत्ता से दूर रह गए। आपको पता है कि ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब सत्ता में आने के लिए जितोड़ कोशिश होती है, तो कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिसमें आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं, और यही तेजस्वी यादव के साथ हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एक बार फिर से 2020 में सरकार बनी एनडीए की। नीतीश कुमार ने तब बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अचानक से 2022 में वो पाला बदल देते हैं और फिर पाला बदलने के बाद जिस बात का शक था भारतीय जनता पार्टी को, वही होता है। लेकिन 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार वापस आते हैं। अब 2025 के चुनाव की हम बात करने आए हैं। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से उनके साथ खेल कर सकती है और इस खेल में कई नए चेहरे जुड़ गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के गठबंधन में ही उनके 3 प्रबल विरोधी हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। पहले प्रबल विरोधी, जिन लोगों के साथ नीतीश कुमार ने इन 18-19 सालों में जो जो किया है, वो सारे लोग नीतीश कुमार के साथ भी हैं और विरोध में भी हैं। सबसे पहला नंबर उसमें आता है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा कई बार नीतीश के साथ आए और गए। हाल फिलहाल में 2021 में 20 के चुनाव के बाद उन्हें जदयू में लाया गया था, उनकी पार्टी का विलय कराया गया था। नतीजा फिर से उन्हें बाहर होना पड़ा और इसका कारण नीतीश कुमार का एक बार फिर से तेजस्वी प्रेम जगना। अब तक जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार ने अपने सेकंड लाइन का लीडरशिप तैयार नहीं किया है कि नीतीश के बाद
यदि किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो अपनी पार्टी और सरकार दोनों को संभाल सके। इसके आगे की कहानी, एक और नाम आपके सामने होगा जिसमें जीतन राम मांझी हैं, जिनको मुख्यमंत्री तो बनाया नीतीश कुमार ने, लेकिन बड़ी बेइज्जत करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा भी। मात्र 9 महीने में किसी न किसी रूप में आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी को उतारने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया गया और फिर उनको साथ मिला था लालू प्रसाद का। इसके बाद तीसरा नंबर है चिराग पासवान का है, जिसे भी बड़ी बेआबरू होकर के एनडीए से निकाला गया था। अभी संबंध अच्छी संबंधों की बात की जा रही है। कई बार चिराग पासवान से और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को इन पर भरोसा करना चाहिए या इन लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा करना चाहिए, ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नाम और है जिसके साथ नीतीश कुमार ने छल किया है। ये वो नहीं नीतीश कुमार कहते हैं। नीतीश कुमार के ये सबसे करीबी साथियों में से एक हैं प्रशांत किशोर, जिनका दावा है कि उन्होंने 2015 में नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए नई स्ट्रेटजी और बिल्कुल उनकी खत्म होती राजनीति को, हाशिए पर जाती हुई राजनीति को संभाला था। वही प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़े हैं और इन सब को लेकर के जितने भी नीतीश विरोधी हैं उन सब को लेकर के कहना यह है, जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है, कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नीतीश कुमार का जो थिंक टैंक है वो कोई बड़ा खेल कर सकता है। इसलिए नीतीश कुमार 10 साल पुराना वाला इतिहास दोहरा सकते हैं। तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में हैं और तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार का एजेंडा है उस एजेंडे को मजबूती से अब विपक्ष के रूप में रख रहे हैं। चाहे वो जातीय गणना की बात हो, चाहे वो आरक्षण बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो या फिर वक्फ बोर्ड वाली बात हो। किसी भी ऐसे फैसले पर जो भारतीय जनता पार्टी इस बार बैसाखी के सहारे नहीं कर पाएगी, जिसमें उसको जरूरत पड़ेगी नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, उन सारे मुद्दों पर विपक्ष हावी है। कमजोर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार भी डर रहे हैं और उन्हें लगता है कि एनडीए में रह करके वो एक बार फिर से सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे आप अच्छी तरह से जानते हैं। पुराना इतिहास दोहराने की तैयारी है। अगर पुराना इतिहास दोहराया गया तो एक बार फिर से 2015 जैसे माहौल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्या कुछ होता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल है वो इसी मोड़ पर आकर, इसी चौराहे पर आकर खड़ा है। किधर मुड़ना है ये फैसला सही और गलत दोनों हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते में मुड़ जाएं तो फिर उसका नुकसान भी झेलना पड़े। बिहार की राजनीति हमेशा से असमंजस वाली राजनीति रही है, जिसे समझना बड़ा मुश्किल रहा है। बड़ी पेचीदा राजनीति है और इस राजनीति को समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मेरी कोशिश पर है, कितना कोशिश में कामयाब हुए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।